चलें आज बात करते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन के बारे में। ये एक तरह की एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज की इस वीडियो में हम सिप्रोफ्लोक्सासिन के बारे में तमाम बेसिस के बारे में जानेंगे। मेडिकल इंडिकेशंस क्या हैं और इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स को कैसे ले सकते हैं, किन बातों का आपने ख्याल रखना है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स को किस तरह से कम किया जा सकता है, इसकी पॉसिबल इंटरेक्शंस और कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, इस बारे में भी जानेंगे। चलें शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। मैं हूं मरजान हैदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मरजान द फार्मासिस्ट। व्हाट इज सिप्रोफ्लोक्सासिन? सिप्रोफ्लोक्सासिन क्या है? सिप्रोफ्लोक्सासिन ये एक तरीके की एंटीबायोटिक है जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स की क्लास से बिलोंग करती है। क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है इसलिए इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आखिर ये सिप्रोफ्लोक्सासिन किस तरह से काम करती है? बाय ब्लॉकिंग द डीएनए रेप्लिकेशन इनसाइड योर बैक्टीरिया, यानी कि ये बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशंस को रोकती है, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई नहीं होने देती। जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फेक्शन था हमारा वो ख़त्म हो जाएगा। इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि हम ठीक हो जाएंगे। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है ये बैक्टीरियोसाइडल इफ़ेक्ट शो करवाती है। मेडिकल इंडिकेशंस और इसके यूजेस के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं जिसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन को इस्तेमाल किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि पेशाब की नाली का जो इन्फेक्शन है इसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किन में इस्तेमाल कर सकते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन को? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जीआई इन्फेक्शन में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन सच एज निमोनिया, और इसके अलावा एनिमल बाइट में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ में कि कौन कौन सी स्ट्रेंथ में सिप्रोफ्लोक्सासिन आती है। टैबलेट की फॉर्म करें तो टैबलेट की फॉर्म में देखें तो 250 mg की फॉर्म में और 500 mg की फॉर्म में ये अवेलेबल है, और इसके अलावा ओरल सस्पेंशन में 100 ml ऑफ 125 mg पर 5 ml और 100 ml ऑफ 250 mg पर 5 ml में ये अवेलेबल है, और इसके अलावा इंजेक्शन फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। इन केसेस में अगर इन्फेक्शन सीवियर है तो उसमें हम डोज को बढ़ा सकते हैं। 500 mg की जो टैबलेट है उसको Q12 वाली इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके अलावा डोज को मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं, 750 mg तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन डोज को एडजस्टमेंट करता कौन है? आखिर वही डोज को एडजस्टमेंट आपका फार्मासिस्ट करता है। जो आपका फार्मासिस्ट होता है वो आपकी किडनी और लीवर प्रोफाइल को देखते हुए आपकी डोज को एडजस्ट करता है ताकि और साइड इफ़ेक्ट शो ना हो। हमेशा जो आपका फार्मासिस्ट होता है वो डोज को एडजस्ट करता है और साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने की कोशिश करता है। तो इसलिए जब भी आपने कोई भी मेडिकेशन लेनी है, उसकी डोज को एडजस्ट करवाना है, तो अपने फार्मासिस्ट से लाजमी मशवरा किया करें। अपनी तरफ से डोज को ना बढ़ाएं और ना कम करें। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और इसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स को किस तरह से मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इसके सिप्रोफ्लोक्सासिन के साइड इफ़ेक्ट्स में कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इसमें नाजिया, वोमिटिंग और डायरिया आ जाते हैं, और अनकॉमन में जो हमारे पास हैं वो स्किन रैशेस हो सकते हैं, रेनल इम्पेयरमेंट आ सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, और इसके अलावा टेस्ट भी चेंज हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है कि आपके डॉक्टर ने, फार्मासिस्ट ने जो आपको डोज प्रिस्क्राइब की है वही आपने उसी फॉर्म में ही लेनी है। टैबलेट फॉर्म में प्रिस्क्राइब की है या फिर ओरल सस्पेंशन फॉर्म में प्रिस्क्राइब की है तो उसी फॉर्म में ही लेनी है। जितनी डोज आपको बताई गई है उतनी ही डोज आपने लेनी है, ना इसको बढ़ाना है और ना इसको कम करना है। नंबर पर आ जाता है कि टेक कंप्लीट डोज बाय योर प्रिस्क्राइबर। आपके डॉक्टर या फार्मासिस्ट ने जो आपको डोज प्रिस्क्राइब की हुई है, जितने दिन तक उन्होंने आपको बोला है कि 3 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़ या 14 डेज़, तो आपने उस एंटीबायोटिक के कोर्स को हमेशा ही कंप्लीट करना है। आपको रिज़ल्ट मिल जाता है 2 दिन के अंदर। आप क्या करते हैं कि उस मेडिकेशन को लेना ही छोड़ देते हैं। इस तरह से आपने हरगिज़ नहीं करना। जब आपकी मेडिकेशंस कंप्लीट होनी थी 3 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़, तो आपने उसकी मेडिकेशंस को कंप्लीट लाजमी करना है।
आखिर इसकी वजह क्या है, मेडिकेशन को कंप्लीट क्यों करना है? क्योंकि जो भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस करवा सकती हैं। अगर आप बीच में ही छोड़ देंगे, कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे, तो जब कभी दोबारा इन्फेक्शन होगा तो उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी होगी। तो इसलिए डॉक्टर और आपका फार्मासिस्ट जी आपको रिकमेंड करता है कि आपने हमेशा कंप्लीट प्रिस्क्राइब डोज लेनी है ताकि एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस से बचा जा सके। तीसरे नंबर पर आ जाता है कि गैपिंग बिटवीन द डोजेज। इस बात का आखिर मतलब क्या है कि डोज के दरमियान में जो फ़र्क है, सुबह को आपने डोज ली है, शाम को आपने डोज ली है, और अगली डोज आपने कब लेनी है। जिस टाइम आपने सुबह डोज ली थी और शाम को जो डोज ली थी, टाइमिंग हमेशा सेम रहनी चाहिए। आप टाइमिंग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो आपने गैप रखना है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के दरमियान में, हमेशा इक्वली गैप रहना चाहिए। इसकी डोज के गैप को कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? एक हमारे पास आ जाता है टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन। इसमें यह देखा गया है कि जो हमारे पास ग्राफ बनता है MEC और MTC का, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, इसमें जो हमारे लेवल्स आ रहे होते हैं उसको हमने बरकरार रखना होता है ताकि जो हमारी ड्रग है वो पूरी तरह ही बायो अवेलेबल हो हमारी बॉडी के लिए और अपना थेराप्यूटिक एक्शन शो करवाए। तो इसलिए हमेशा गैपिंग बिटवीन द डोजेस हमेशा सेम रहनी चाहिए। और हमारे पास साइड इफेक्ट्स आ जाता है मस्थीनिया ग्रेविस। आखिर ये क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है हमारे पास ये, जो कि एंटीबॉडीज़ जो हमारे पास होती हैं वो कम्युनिकेशंस को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। किसके दरमियान? नर्व और मसल के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है उसको डिस्टर्ब करा रही होती हैं ये, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स करवाती हैं। और इसके साथ साथ ये मसल वीकनेस भी करवा सकती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। और इसके अलावा क्या करवा सकती है? गट फ्लोरा अपसेट। आपने इसको कैसे कंट्रोल करना है? गट फ्लोरा अपसेट को, पानी की कंसंट्रेशन को आपने बढ़ाना है। जो आप डेली रूटीन में वाटर यूज़ कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन को आपने बढ़ा देना है। अगर आप 1 लीटर यूज़ करते हैं एक दिन के अंदर, तो आपने 2 लीटर इसको इस्तेमाल करना है पानी को। पानी की गिलास को आपने बढ़ा देना। 8 गिलास पीते हैं तो 16 गिलास पिएँ। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपकी बॉडी के लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा क्या करना है? आपने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। प्रोबायोटिक्स कहाँ से इस्तेमाल हासिल कर सकते हैं? जो दही है, योगर्ट है, आप इससे प्रोबायोटिक्स हासिल कर सकते हैं। आसानी से मार्केट में अवेलेबल है ये, और आप इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी पॉसिबल इंटरेक्शंस क्या हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन की। आया कि हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन को किसके साथ लेना है? पानी के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है, आयरन के साथ लेना है, कैल्शियम के साथ लेना है? आखिर लेना किसके साथ है भाई? सिप्रोफ्लॉक्सासिन को हमेशा पानी के साथ ही लेना चाहिए। जो भी एंटीबायोटिक्स होती हैं हमेशा इसको पानी के साथ लें। प्लेंटी ऑफ वाटर इस्तेमाल करें। अब ये बात तो हम बता रहे थे कि आपको पॉसिबल इंटरेक्शंस क्या हैं। दूध और दूध से बनी एशिया के साथ सिप्रोफ्लॉक्सासिन को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कैल्शियम के साथ इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिंक के साथ इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आयरन के साथ इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप आयरन लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, जिंक लेते हैं, तो इसके साथ कभी भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो एंटासिड्स होते हैं इसके साथ भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटासिड्स में क्या आ जाते हैं? गैविस्कॉन आ जाता है, म्यूकेन आ जाता है, PPIs वगैरह आ जाते हैं। जो एंटासिड्स होते हैं इनके साथ इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आखिर वजह क्या है कि इसको हम दूध के साथ भी नहीं ले सकते, जिंक के साथ नहीं ले सकते, कैल्शियम के साथ नहीं ले सकते, आयरन के साथ नहीं ले सकते, और एंटासिड्स के साथ भी नहीं ले सकते? वजह क्या है? हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? वजह यह है कि ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ये इन प्रोडक्ट्स के साथ मिलकर इनसॉल्युबल कम्प्लेक्स बना देती है। इनसॉल्युबल कम्प्लेक्स कौन सा है? ये चिलेट्स फॉर्मेशन बना देती है। आखिर ये करता क्या है? जब ये चिलेट बन जाते हैं तो ये जो हमारी ऑब्जर्प्शन होती है ड्रग की ऑब्जर्प्शन को ये कम करवा देता है। जब ड्रग हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो अपना थेराप्यूटिक एक्शन कैसे शो करवाएगी? कैसे ट्रीट करेगी उस इन्फेक्शन को? जब ड्रग ट्रीट ही नहीं करेगी, अब्जॉर्ब भी नहीं होगी बॉडी के अंदर, तो इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा। इसलिए ये कहा जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए,
जिंक हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, एंटासिड्स हो गया, इसके साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आखिर इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कब ये चीज़ें फिर लेनी चाहिए? जब आपने एंटीबायोटिक्स लेनी है तो आपने 2 घंटे पहले लेनी है, और इन प्रोडक्ट्स को अगर आपने यूज़ करना है तो आपने इसे 2 घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो ऐसा करें कि 2 घंटे बाद ही अपनी एंटीबायोटिक को लें, या 2 घंटे पहले ही एंटीबायोटिक्स को लें। मतलब क्या हुआ? अगर आपने दूध वगैरह लेना भी है तो एंटीबायोटिक्स लेने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल करें। सिंपल सी बात है। आखिर में हम बात करते हैं कि इसकी पॉसिबल कंट्राइंडिकेशंस कौन सी हो सकती हैं, कि आया कि सिप्रोफ्लोक्सासिन को किन ड्रग्स के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वारफेरिन के साथ इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, थियोफाइलिन के साथ इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ज़ोइपिडम के साथ इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और इसके अलावा फिनोटाइन ग्रुप के साथ भी इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ओलेंजिपिन और मेलाटोनिन के साथ भी इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसकी प्रिपरेशन वाली ड्रग्स के साथ भी सिप्रोफ्लोक्सासिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरा यह कि सिडेनिफिल्स जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसके साथ भी सिप्रोफ्लोक्सासिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एल्प्राजोलम जो कि नींद के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके साथ भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जितने भी मल्टीविटामिन्स हैं उनके साथ सिप्रोफ्लोक्सासिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने ये चीज़ें मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करनी भी हैं तो हमेशा इसके 2 घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये अहम बात हम आपको बताते चलें कि ये जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है ये शुगर लेवल्स को भी इंटरफेयर करती है। आपकी जो शुगर है या तो इसको बढ़ा देगी या तो इसको कम कर देगी। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से लाजमी मशवरा करें इस ड्रग को लेने से पहले। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चन बाकी रह गए हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम सबको बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसके ऊपर आपको वीडियो बना कर देंगे इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें मरजान द फार्मासिस्ट को। अल्लाह हाफिज़।